पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभावों में ही गुजरा है। समय अभाव के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती हैं। वो तो पूरे दिन रात कृषि कार्य में ही जुटा रहता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की तकनीक पर जानकारी। पंचगव्य बनाने की विधि और इसके फायदे। प्रदेश के कुछ किसान भाई सामान्य किसानों से हटकर अधिक लाभ कमाने के लिए मशरूम की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। और ये एक ऐसी खेती है जिसे भूमिहीन, सीमांत और लघु किसान आसानी से कर सकते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं, वे इसमें कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खेती करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल की डॉक्टर अल्पना शर्मा से। मैं आप सभी को, जो हमारे किसान भाई जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए किस तरह से वो घर बैठे रोज़गार कमा सकते हैं, किस तरह हमारी कृषक महिलाएं रोज़गार कमा सकती हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक विकल्प के रूप में ऑयस्टर मशरूम उत्पादन को लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं ऑयस्टर मशरूम के बारे में। ऑयस्टर मशरूम क्या है और कैसे उगाया जाता है। मशरूम उगाने के लिए हमें एक खाली कमरा चाहिए, चाहे झोपड़ी नुमा कमरा हमें खाली बना लें, या फिर हमारे घर में कोई अनुपयोगी कमरा है तो उसको साफ़ सुथरा कर लें, उसको पूरी अच्छी तरह से सफाई करके चूना से पोत लें, तो उस कमरे का अपन उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं प्लूरोटस सुडोर काजू, प्लूरोटस फ्लेरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी करने के लिए हमें, तो ऑयस्टर मशरूम के लिए हमको बेस के रूप में, चाहे वो धान का पैरा हो या फिर गेहूं का भूसा हो, उसका उपयोग किया जाता है। भूसा को उपचारित करना रहता है। ऐसा करें कि इसके लिए हम फॉर्मेलिन और बेविस्टिन पाउडर का उपयोग करते हैं। 40 लीटर पानी लिया तो उसमें हमको 125 ml हमें फॉर्मेलिन डालना है और हमें 7.5 ग्राम हमें बेविस्टिन पाउडर डालना है। और ये जो हमारा पानी हमारा तैयार है, घोल जो तैयार है, इसमें हम 10 किलो भूसा को फुला देंगे और कम से कम 12 घंटे इसको फूलने देंगे। इसके बाद जब 12 घंटा आपका फूलने के समय हम इसको ऊपर से, जैसे जिस भी हमने टब में या नाद में इसको फुलाया है, उसको ऊपर से किसी पन्नी से या बोरी से ढक देंगे। उसके बाद हम
12 घंटे के बाद जब इसको हम निकालेंगे, किसी टोकरी में निकाल लेंगे ताकि जो पानी है पूरा अच्छी तरह से निथर जाए, और फिर किसी साफ़ सुथरी फर्श पे या पन्नी पे इसको फैला देंगे ताकि परत में, जिससे इसका जो अतिरिक्त जो मॉइस्चर इसमें चला गया है वो अतिरिक्त मॉइस्चर उड़ जाए। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। फिर अब हमें पन्नी भरनी है जिसमें हमें मशरूम की बिजाई करनी है। और पन्नी आप किसी भी दुकान से आसानी से, आप उस दुकानदार को बोलें कि हमें 5 किलो वाले शक्कर की पन्नी चाहिए तो वो लोग दे देते हैं। थोड़ी हल्की मोटी रहती है पन्नी, तो उनको बोलिए थोड़े मोटे गौज की पन्नी दे, तो 5 किलो वाले शक्कर की तो वो देते हैं। तो आप उसको क्या करेंगे कि उसमें आप एक परत मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर का आप भूसा बिछा लें। उसके ऊपर आप एक परत आप बिल्कुल दीवार से सटा के, पन्नी की दीवार के सटा के आप एक परत आप बीज डाल दें, मशरूम का स्पान डाल दें। फिर आप फिर से एक परत भूसा डालें, फिर स्पान डालें। ऐसे करके आप 3 परत आप स्पान डालेंगे और 4 परत आपकी भूसा की होगी। फिर आपने रबर बैंड से उस भूसा के पन्नी का मुंह आपको बंद कर देना है। अब जब इस तरह से आपकी पन्नी भर के तैयार हो गई तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें आपको छेद बाकायदा करना है। तो आप किसी पेन की सहायता से या किसी नोक वाली चीज़ की सहायता से पन्नियों में सभी दिशाओं में सभी तरफ छेद कर दें, जिससे कि पूरा उसमें वायु का संचार भी हो और अच्छे से अपना मशरूम अच्छे से उगे। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। तो अब इस वाली थैली को, मशरूम की जो पन्नियाँ आपने भर ली हैं, इस थैली को आपको किसी अंधेरे वाले कमरे में, जो खाली कमरा अपन ने मशरूम उगाने के लिए तैयार किया है, उसमें इसको टंगा देना है। तो टांगने के लिए आपको सुतली या किसी धागे की सहायता से इनको बांस से बने रैक के बीच में आप इनको टंगा दें। और ये ध्यान रखें कि शुरू के समय में इनको बिल्कुल अंधेरा पसंद है ऑयस्टर मशरूम, तो अपन को कोशिश ये करनी कि उस कमरे में आपको अंधेरा मेंटेन रहे। तो आप ये देखें कि सुबह या शाम के समय में आप कमरा खोल के आप मशरूम को देख लें। फिर आप देखेंगे कि 22 से 25 दिन के अंदर में पूरा फफूंद का जाल फैल गया है, पूरा सफ़ेद नुमा हो गया है वो भूसा आपका। और जो पन्नी है, पन्नी को अपन को तेज़ धार वाली किसी चाकू या ब्लेड की सहायता से पन्नी को काट के आपको अलग कर देना है। और वो जो आपका एक भूसा का पूरा आपको जाल, मशरूम का जाल आपको जो मिलेगा, उसको आपको पूरा वैसी आपको फिर से आपको उसकी रस्सी की सहायता से फिर टांग के आपको उसमें कमरे में रख देना है। अब इस समय में जब मशरूम निकलना शुरू होता है तब उसको सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी की आवश्यकता रहती है। तो आप कमरे में जहाँ जहाँ आपने उसको पूरा अंधेरा किया हुआ था, उसके रोशनदान में आपने कागज़ वगैरह चिपकाई हुई थी कि मशरूम को पूरा सीधा धूप ना मिले, तो आप वहाँ से सारे कागज़ या जो चीज़ सारी चीज़ें हटा दें और बाकायदा सुबह शाम आप देखें। और आवश्यकता पड़ने पर मशरूम के बैग अगर आपको हल्के कम गीले लग रहे हैं, नमी की कमी दिख रही है, तो आप हल्का किसी स्प्रे की सहायता से आप इसमें हल्का हल्का पानी की भी सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको दिखा कि किसी पैकेट में 4-5 पैकेट में आपकी वो मशरूम निकलने लगी है, तो आपको मशरूम की तुराई करनी है। मशरूम को आपको जिस दिशा में आपका घड़ी घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घुमा के मशरूम को आपको तोड़ के रख लेना है। तो ना केवल ये हमारे परिवार को पोषण देगा, बल्कि हमारे लिए अतिरिक्त आमदनी का साधन बनेगा। तो मैं कृषि वैज्ञानिक के होने के नाते आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप मशरूम ज़रूर उगाएं। ऑयस्टर मशरूम बहुत ही आसानी से और उग जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ।
हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर,
आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। प्रदेश के हर शहर लीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। अगर बैगन की बात करें तो इस समय बैगन की फसल पर कई रोगों का प्रकोप हो रहा है। तो किसान इन रोगों को कैसे पहचानें और इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। सब्जियों की फसल प्रमुख रूप से आप बहुत करते हैं, बहुत ही डिमांड होता है हरी सब्जियों का। उसमें से एक फसल जो सब्जियों का आप लेते हैं वो है बैगन। बता देना चाहता हूं कि प्रमुख बीमारियां जो हमारे बैगनों में लगने वाली हैं उनमें से सबसे पहले है विल्ट, जो उकठा रोग के रूप में हम जिसको जानते हैं। ये उकठा जैसे ही आपके खेतों में आता है, ये तो एक तरह का फंगस या एक तरह की बैक्टीरिया दोनों से होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल में उकठा रोग की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन किसानों को इस रोग के लक्षणों की जानकारी नहीं होती, जिससे वो समय रहते इसका नियंत्रण नहीं कर पाते। इसलिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। आपको बस हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जैसे ही ये खेतों में देखने को मिले, ऊपर से सूखे और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। दूसरी इसमें हमारी बैगन में जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें से बांझा रोग कहते हैं इसे। ये माइकोप्लाज्मा से होता है। इस रोग में आप देखेंगे पौधे के विकास बहुत कम हो जाता है, पौधा बिल्कुल छोटा हो जाता है। हमारे किसान भाई देखेंगे कि फल फूल पत्ती का साइज छोटा हो जाता है, जिसे किसान भाई बांझा रोग के रूप में भी जानते हैं। ये माइकोप्लाज्मा इसका एक वेक्टर होता है जो इसे एक फसल से दूसरे क्रॉप में, एक फसल से एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। तो ये है कौन फैलाने वाला, इसे आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले किसान भाइयों को। तो ये लीफ हॉपर छोटे छोटे कीट होते हैं, व्हाइट फ्लाई जो पत्तियों की निचली सतह पे बैठे रहते हैं, उजला मक्खी के रूप में जिसे हम जानते हैं। इस उजला मक्खी का हमें निदान करना है। किसान भाइयों, रोग के लक्षणों को जानने के बाद अब बारी आती है इस रोग की रोकथाम की। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। जैसे ही एक पौधा कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है तो जड़ सहित वहाँ से काट के मिट्टी सहित इसे निकाल के किसी दूसरे खेत में, जो खाली पड़ा हुआ खेत है उसमें डाल दें, बिल्कुल अच्छी तरह से ढक दें। नहीं तो ये एक फसल से दूसरे मिट्टी के द्वारा जब सिंचाई हमारे किसान भाई करते हैं तो फैलते रहता है। तो हमारे किसान भाई क्या करें, इसका बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरा, बीज को उपचारित करके लगाएं। बीज को उपचारित किससे करेंगे, तो हमारे किसान भाई बेविस्टिन 2.5 ग्राम से बेविस्टिन से उपचार करके, अगर बीज का उपचार नहीं हमारे किसान भाई कर पा रहे हैं तो बिचड़ा का उपचार जरूर करके इसे लगाएं मेन फील्ड में ले जाने से पहले। दूसरी हमारे पास जैविक विधियां हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। वो है ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम मात्रा जो हमारी है उसे लेके बीज को उपचारित करें या फिर बिचड़ा का उपचार करें।
तीसरा उपाय इसमें कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट करें, आप ट्रीट कर दें गोबर खाद को। गोबर खाद जो है ट्राइकोडर्मा से इनरिच कर दें। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे किसान भाई इसे लगाते हैं वहाँ वहाँ स्पॉट में डाल दें, चिन्हित जगह पे डाल दें, या फिर अगर उनके पास अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो पूरी खेत में फैला दें। इससे बीमारी आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। दूसरी, इसमें हमारी बैगन में जो बांझा रोग का इसका एक वेक्टर होता है जो इसे एक फसल से दूसरे क्रॉप में, एक फसल से एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। इस उजला मक्खी का हमें निदान करना है। इसे आप येलो स्टिकी ट्रैप लगा के फंसा सकते हैं, ब्लू स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करके छोटे छोटे कीटों को फंसा सकते हैं। दूसरी बात का आप ध्यान रखें कि खेतों में खरपतवार कम से कम हो, तो क्या होगा कि ये जो वेक्टर है, एक जगह से ले जाने वाला दूसरे जगह ले जाने वाला जो कैरियर है, ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा। दूसरी बात का ये ध्यान रखिए, जैसे ही निगरानी रखने के लिए मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों को कि जैसे ही क्रॉप में, फील्ड में, आपका खेत में अगर दिखे ये बीमारी तो तुरंत इसे एक पॉलीथीन से ढक के और इसे खेत से बाहर निकाल के मिट्टी में दफना दें। तीसरी बात का ध्यान रखना है, फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र अपनाएंगे तो बहुत ही कम बीमारी आने की संभावना होती है। तीसरा बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी लाइट इंसेक्टिसाइड का, इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml प्रति लीटर के दर से जब खेत में ये देखने को मिले तो स्प्रे कर दें। इसे जब हम मैनेज कर लेंगे तो ये बीमारियां एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं फैलेगी। रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से पहले तैयार फलों की तोड़ाई कर लें, इसके बाद दवाओं का छिड़काव करें। फसल में दवा के छिड़काव के कम से कम 8-10 दिन तक फलों की तोड़ाई न करें, क्योंकि इन फलों में भी रासायनिक दवाओं का कुछ न कुछ अंश रह जाता है जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद आपको खेत की निगरानी करते रहना है। अगर पॉपुलेशन इसका घट रहा है तो ठीक है, अगर यथावत कायम है तो इसे 10 से 12 दिन के बाद पुनः 0.5 से 1 ml प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरेही, जिला दमोह के कृषक रघुराज खरे ने। यह मिर्च की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रघुराज खरे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मिर्च अपने तीखे गुणों के कारण मसाला की मुख्य फसल है। इसकी खेती से किसान वर्ष भर अच्छा लाभ कमाते हैं। कभी कभी रोगों के कारण इसका उत्पादन कम हो जाता है और जो किसान समय रहते रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं वो इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में, जो इस प्रकार से है। एंथ्रेक्नोज रोग। ये रोग कोलेटोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। रोग के शुरुआती लक्षणों में पत्तियों पर छोटे छोटे विशेष आकार के गहरे भूरे और काले धब्बे बनते हैं। रोग के तीव्र होने पर शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। फलों के पकने की अवस्था में छोटे छोटे काले गोल धब्बे बनने लगते हैं। बाद में इनका रंग धूसर हो जाता है, जिसके किनारों पर गहरे रंग की रेखा होती है। प्रभावित फल समय से पहले झड़ने लगते हैं। अधिक आर्द्रता इस रोग को फैलाने में सहायक होती है। एंथ्रेक्नोज रोग नियंत्रण के उपाय। इस रोग से फसल को बचाव के लिए मैंकोजेब या कार्बनडाइज्म नामक दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर परड़ी छिड़काव करें तो काफी हद तक इस रोग की रोकथाम हो जाती है। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग। ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इसमें पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। अगर इसका समय रहते नहीं नियंत्रण किया गया तो ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण। ये एक विषाणु रोग है। ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में
बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से